नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस YouTube चैनल पे हम लोग मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आज इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री क्या है, उसका ऑर्डर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद ODE के जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के, वो सब इन ब्रीफ देखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इक्वेशन का तो आपको पता ही होगा, इक्वेशन किसे कहते हैं। अब वैसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल फॉर्म्स, अब डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, dy/dx हो, d2y/dx² हो, या dy/dx का होल स्क्वायर, इस तरह से रहेगा जो इक्वेशन, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जनरल नोटेशन देख लीजिए, अगर एक बार डेरिवेटिव है dy/dx, इसको y डैश लिखते हैं, d2y/dx² है तो y डबल डैश, वैसे ही अगर ये m टाइम्स हो जाएगा तो y के पे m ऐसे हो जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, चलिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जो अपना एग्जाम्पल है, dy/dx के होल क्यूब प्लस d2y/dx² प्लस x इज इक्वल्स टू 0। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि, जैसे कि डेरिवेटिव आप देख चुके हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म किस तरह का होता है, dy/dx, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे ही d2y/dx², ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे ही कुछ इस तरह से हो सकता है, d3y/dx³, ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन देखिए, इसमें d2y/dx² है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 2। अब पहला वाला जो टर्म है dy/dx है, भले ही इसके ऊपर में क्यूब है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 1। तो ये इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 0 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 2। यहाँ से आंसर हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये वाला देखिए, सेकंड एग्जांपल, dy/dx का होल क्यूब, d2y/dx² का होल स्क्वायर, d3y/dx³, ये वाला टर्म अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 1। इस वाले का क्या है, 2। इस वाले का क्या है, 3। तो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है, 3। तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, अब चलिए डिग्री देख लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जो होता है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म जैसे कि पहला वाला एग्जांपल अगर देखें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ये वाला है। ठीक है, अब हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का जो डिग्री होता है, वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाता है। तो पहले वाले एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या है, d3y/dx³, इसके पावर में क्या है, 1 है। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 3, क्या कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, कहाँ पे है, यहाँ पे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर में क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और ये ODE ले लेते हैं, y डबल डैश हम लोगों ने देखा था कि y डैश लिख देते हैं तो ये dy/dx है, y डबल डैश लिख देते हैं तो d2y/dx² है। ठीक है, वैसे ही अगर y के पावर से m लिखा गया, m है, तो यानी कि dmy/dx के पावर m। ठीक है, इस तरह से देखिए दूसरा वाला एग्जांपल। दूसरा वाला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि y डबल डैश e⁻y' है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि y डैश का पावर क्या होगा, नहीं। हालांकि हम ये तो पहले तो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, डिग्री भी निकालना हो अगर सवाल में तो सबसे पहले ऑर्डर ही निकालते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, y डबल डैश, यहाँ यानी कि
2 ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये y डैश है यहाँ पे तो 1 ऑर्डर, ये है 3 ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो गया 3। लेकिन अगर इक्वेशन में लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या साइन tan वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वैसे में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और कोई भी सॉल्यूशन अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, पहले वेरीफाई करना देखते हैं हम लोग। ये है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ 3x, क्या ये इस वाले का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए dy/dx निकाल लेते हैं, तो इस तरह से आ गया। अब फिर dy/dx के बाद d2y/dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो इस तरह से आ गया। अब dy/dx और d2y/dx स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे dy/dx कर देंगे और y का फिर यहाँ पे कर देंगे, तो उस तरह हम लोग चेक करेंगे, चेक करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया, dy/dx का आ गया, y का पता ही है, तो बस जो इक्वेशन था अपना कि d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस 6y, अब यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर का ये वैल्यू, dy/dx का ये, y के जगह पे ये रख दिया हम लोगों ने, देखा कि ये 0 आ जाता है, तो ठीक है, वेरीफाई हो जाता है कि जो गिवन इक्वेशन था वो ODE का, अपना गिवन ODE का सॉल्यूशन है। वैसे ही अब देखिए खास बात ये है कि चलिए नहीं देखते हैं, अभी फिर से एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेरीफाई वाला। अब ये y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, y ये है dy/dx, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे, आप लोग को पता होगा निकालना, cos का माइनस ऑफ sin x का cos x। ठीक है, उसके बाद फिर से d2y, फिर से x के रेस्पेक्ट में, तो d2y/dx स्क्वायर, साइन का cos का माइनस ऑफ साइन, तो इस तरह से आ गया। अब ये क्या है, अब d2y/dx स्क्वायर ये आ गया, y इज इक्वल्स टू ये है, y इज इक्वल्स टू ये है, दोनों को जोड़ देंगे d2y/dx स्क्वायर और y को, तो ये आ जाएगा क्या, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, 0 आ गया, प्रूफ हो गया कि d2y/dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से ये प्रूव हो गया। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई कर्व दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई कर्व इस तरह से, फैमिली ऑफ कर्व का हम लोग निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब कोई फैमिली ऑफ कर्व इस तरह से दिया हुआ, पहले वाले में देखिए इस तरह से, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही पैरामीटर ए है, यानी कि एक ही पैरामीटर है ए, तो इसमें आपको बस एक ही बार डेरिवेटिव करने का जरूरत पड़ेगा, dy/dx करेंगे और फिर वहां से ए का कुछ वैल्यू आएगा और फिर पुट कर देना है। इसको कैसे करेंगे, तो एग्जांपल के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ही जब आपको फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है जिसमें पैरामीटर 2 है, ए और बी, तो वहां पे आपको dy/dx भी निकालना पड़ेगा, d2y/dx स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ए बी सी रहता तो y ट्रिपल डैश तक आपको वैल्यू निकालना पड़ता। ठीक है, चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू mx, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना पैरामीटर है इसका, y और x के अलावा कौन सा वैल्यू है जो पता नहीं है, m का वैल्यू पता नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पैरामीटर 1 है, तो हम लोग को यहाँ से तो ये पता चल जाएगा कि dy/dt, एक बार बस डेरिवेटिव निकालेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए dy/dx निकालते हैं तो m आ जाता है, m का वैल्यू आ गया, क्या है dy/dx। अब m का वैल्यू सीधे यहाँ पे डाल देंगे तो m से मिल जाएगा छुटकारा, तो क्या हो गया, m की जगह dy/dx डाल दिए तो y इज इक्वल्स टू dy/dx इंटू x। अब इसको किसी तरह से लिख लीजिए,
रीअरेंज करके ऐसे या ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आंसर यहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले पैरामीटर देखेंगे कितना है। एक पैरामीटर ए है, ए का वैल्यू नहीं पता है, बी है। दो पैरामीटर हैं तो 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, ठीक है। पहली बार निकालते हैं dy अपॉन dx, तो आ जाता है a इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब एक बार और निकाल लेते हैं, हमको पता है कि 2 बार तो निकालना ही है, तो एक बार और निकाल लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाता है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, अब करना तो हमको यही है कि ए और बी के जगह पे जो हमारा जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ए और बी के जगह पे या तो dy अपॉन dx या dy अपॉन dx स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ए और बी नहीं रहना चाहिए हमारे ODE में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो है कुछ नहीं है, y ही है, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y। इस तरह से हो गया, फिर y इधर आ गया। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही चलिए एक और सवाल है, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो फैमिली ऑफ कर्व, अब ये फैमिली ऑफ कर्व जो है इलिप्स है, इलिप्स का फैमिली ऑफ कर्व होगा, 0 0 सेंटर होगा और इलिप्स कुछ इस तरह से होगा। ए और बी का वैल्यू पता नहीं है, चेंज करने पे इलिप्स चेंज होते जाएगा, बस फिक्स क्या है, सेंटर 0 0 के अबाउट फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 बार डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, तो पहली बार जब डेरिवेटिव इसका निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2y वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड dx बराबर 0। अब देखिए इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से हो गया, y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सारे कांस्टेंट को अगर एक तरफ ला सकते हैं तो लाएंगे, क्यों, ताकि अगली बार जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे अब ये वाला टर्म है, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पहले y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, y अपॉन एक्स को डिराइव किया, dy अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, फिर y अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट dy अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव निकाला एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से आया इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b और a जो पैरामीटर है, पैरामीटर तो कांस्टेंट वैल्यू है कुछ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। बस इसको इस तरह से अब आगे सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं यहाँ कैसे किया हुआ है, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ, और इस तरह से जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से एक और सवाल है कि फैमिली ऑफ सर्कल है जो टच करता है एक्स एक्सिस को एट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे एक फैमिली ऑफ कर्व टच करता है, तो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले तो इस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन निकालेंगे। मान लेते हैं ये वाला सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ 0 a होगा सेंटर, ठीक है, और रेडियस भी क्या हो जाएगा a। मान लो ये सर्कल, ये 0 0 है, यहाँ पे है सेंटर, ये कुछ 0, y तो 0 रहा, सॉरी हाँ x, यहाँ पे x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो 0 रहा होगा, और ये वाला हो जाएगा x का मान, y वाले का मान लेते हैं कि a होगा, रेडियस भी a ही होगा, तो x स्क्वायर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल का जो इक्वेशन है वो आ गया। अब इसको डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, अब इसमें पहले देख लेते हैं कि पैरामीटर इसमें कितना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे देख सकते हैं कि पैरामीटर केवल एक है, वो है a। पहले तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, सॉल्व करने पे ये इस तरह से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स
सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, 2a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, y का dy अपॉन dx, इस तरह इसको रीअरेंज करके इस तरह इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2ay में अगर एक जगह पे वैल्यू पुट करना है dy अपॉन dx के फॉर्म में, मतलब जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें ये सब पैरामीटर नहीं होना चाहिए, a b c सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 2a का वैल्यू आ जाएगा, 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx जो इस तरफ है वो इसके नीचे आ जाएगा, dy अपॉन dx इस तरह से, ठीक है। 2a का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 2a का वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। ये वाला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू वाई, वाई तो यहाँ पे, और 2a का वैल्यू इस वाले इक्वेशन से यहाँ आ गया, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं ये है अपना इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपना आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे ओडीई को सॉल्व करने का। अब उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने का हम लोग तरीका देखेंगे, जो जो भी तरीका, जो जो मेथड है। उसके बाद आगे वाले क्लास में हम लोग और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अब पहला जो मेथड है अपना वेरिएबल सेपरेबल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, एक्स वाले को एक जगह, वाई वाले को एक जगह। सेपरेट कर देना नहीं है, वैसा ही ये रहता है कि अपने आप हो ही जाता है, जबरदस्ती नहीं करना, देखना है कि क्या dy अपॉन dx करने पे अलग अलग आ जा रहा है, क्या एक्स का अलग एक फंक्शन आ जा रहा है, वाई का एक अलग फंक्शन आ जा रहा है। अगर वैसा फंक्शन आ जा रहा है तो उस तरह से फिर उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग देख सकते हैं सीधे सीधे कि एक एक्स प्लस वन एक अलग फंक्शन है एक्स का, 2 माइनस वाई एक अलग फंक्शन है वाई का, ठीक है। सीधे सीधे इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको लिख सकते हैं कि 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस वन के साथ डी एक्स, डी वाई के साथ 2 माइनस वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y, माइनस ऑफ वाई का माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपन 2, एक्स का एक्स स्क्वायर अपन 2, 1 का c और साथ में एक कांस्टेंट, ठीक है। इसी को रीअरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी में एक और सवाल देखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स में कुछ इस तरह से है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर में एफ ऑफ वाई है, नीचे में कुछ जी ऑफ एक्स है, तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। क्यों? क्योंकि y का फंक्शन एक साथ आ रहा है, x का जो फंक्शन है एक साथ आ रहा है, ठीक है। फिर वही करना है, dx के साथ x वाला फंक्शन और y के साथ y वाला। अब dx इस क्रॉस इस तरह से देख लो आप, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dx को यहाँ लेके चलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे में, तो ये इस तरह से हो गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने 1 प्लस वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट सी, ठीक है। वैसे ही एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, क्या इसको हम एक्स के और वाई के अलग अलग फंक्शन में इसको अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से
इसको ऐसे मान लेते हैं कि माइनस ऑफ 4x एक फंक्शन है एक वाई स्क्वायर, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि कोई फंक्शन x का है, फिर ये कोई फंक्शन y का है, यानी कि x और y x dx के साथ और y dy के साथ जा सकता है यहाँ पे एकदम सीधे सीधे, ठीक है। और वाई स्क्वायर को इस वाले इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को नीचे, dx को इधर लेके चलेगा तो माइनस ऑफ 4x dx, फिर इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, 1/y स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो y के पावर -1 माइनस ऑफ 1, -4x को इंटीग्रेट करेंगे x को करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से रीअरेंज करने के बाद ये हो जाता है अपना आंसर, ठीक है। अब चलिए ये सवाल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 1 1 व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब सीधे सीधे dy अपॉन dx के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सीधे सीधे dy अपॉन dx के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको dy अपॉन dx के फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, dy बराबर, अगर x को उस तरफ लेके आ जाए, ये वाला जो x है इसको नीचे में लेकर आ जाएं, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पूरा फंक्शन है केवल और केवल x का है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इधर y dy अपना अलग है, x का पूरा टर्म इधर एक तरफ अलग है, मैंने सेपरेट हो गया है दोनों। dx के साथ कोई y का टर्म नहीं है, ना y के साथ कोई x का टर्म है, सेपरेट हो चुका है। तो इसको सीधे सीधे अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/x, dx को इंटीग्रेट करना है। अब 2x स्क्वायर प्लस 1/x को इस तरह से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर अपॉन x यानी 2x 1/x, ठीक है। अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक 2x हो गया x स्क्वायर, 1/x हो गया ln x, और साथ में कांस्टेंट आता है। क्यों कांस्टेंट साथ में इसलिए आता है क्योंकि इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सी लिख लेते हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी इन जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। एक तरह से ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये फैमिली ऑफ कर्व है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व का निकलता है, उसको जब सॉल्व करते हैं तो एक फैमिली ऑफ कर्व आता है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट का जरूरत है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग ये जान लीजिए कि जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। हाँ अच्छा, ये अब ऑर्डिनरी ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें बोल रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 1 1, ठीक है। अब एक पॉइंट दे दिया कि ये जो कर्व है सॉल्व करने के बाद जो कर्व आया वो 1 1 पॉइंट से जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब ये जो इक्वेशन आ गया, इस बोल रहा है सवाल में कि 1 1 पॉइंट से ये इक्वेशन जो कर्व है पास होता है। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 यहाँ पे रख देंगे तो सी का वैल्यू 0 आ जाता है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आया सी का वैल्यू 0 लेने के बाद ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें एक पॉइंट का जरूरत होता है जो उस कर्व में लाई करे, जो उस कर्व पे लाई करे, ठीक है। अब चलिए अगला मेथड है ओडीई सॉल्व करने का, होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। ये बोलता है कि जब dy अपॉन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy अपॉन dx बराबर सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आता है, तो एफ ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनस फंक्शन होता है। अब होमोजीनस फंक्शन क्या होता है, अब देख लीजिए। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई है तो कुछ है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह से मान लो। तो होमोजीनस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जब वेरिएबल का टोटल पावर हर टर्म में, जैसे इसमें कितना टर्म है, एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक एक्स वाई है, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है 2, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है 2, अब इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, एक में एक्स का 1 वाई का 1 दोनों को मिला के 2। जब कोई भी फंक्शन जिसके जितने भी टर्म्स है उस फंक्शन में सब का वेरिएबल का पावर सम करने पर अगर बराबर आता है तो उसको होमोजीनस फंक्शन कहते हैं। उसको चेक करना है कोई एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनस है कि नहीं, तो ये तरीका है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई करने पे लेमडा के पावर एम एफ ऑफ एक्स वाई इस तरह से आ जाता है, ठीक है। चलिए इससे एक सवाल लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। पहला स्टेप इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इस तरह से आ गया। अब ये होमोजीनस इक्वेशन है। अब पूछेंगे कैसे, तो ऊपर ये मेथड देखिए, x के जगह पे लेमडा एक्स और y के जगह पे लेमडा वाई अगर आप रखेंगे तो लेमडा के पावर m f ऑफ एक्स वाई आना चाहिए। अब चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या ये होमोजीनस इक्वेशन है। तो x के जगह पे रखिए लेमडा एक्स, तो लेमडा एक्स और y के जगह पे लेमडा वाई, टू लेमडा वाई अपॉन एक्स के जगह पे लेमडा एक्स माइनस वाई के जगह पे लेमडा वाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी लेमडा कॉमन में आ जाएगा, नीचे में भी लेमडा, इस ऊपर में हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स प्लस टू वाई, नीचे हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स माइनस वाई। तो फाइनली क्या आएगा, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, लेमडा नहीं यानी कि लेमडा का पावर जीरो। तो आप देख सकते हैं इधर कि क्या हम लोग को आना चाहिए, लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखने पे लेमडा के पावर सम एम इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ सीधे हम लोग देख रहे हैं कि ये है क्या, एफ ऑफ एक्स वाई और लेमडा के पावर एम यानी लेमडा के पावर जीरो है एम की जगह पे। तो इस तरह यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो होमोजीनस है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अब हम लोग जब जैसे ही जान गए कि हम लोग की ये होमोजीनस इक्वेशन है, तो इसको ऐसा करते हैं कि y अपॉन एक्स के फॉर्म में इसको हम लोग लाने का कोशिश करते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि y अपॉन एक्स के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर में हम लोग एक्स से डिवाइड कर दें, नीचे में भी एक्स से डिवाइड कर दें, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वन प्लस टू वाई अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो y अपॉन एक्स को फिर हम लोग भी मान लेते हैं कि y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू भी। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल, जैसे क्या लेना है हम लोग को कि y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू भी, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स भी यहाँ पे है, y इज इक्वल्स टू एक्स भी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरह से आ गया। y अपॉन एक्स क्या है भी, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो वैसे ही ये जो अपना इक्वेशन यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे y अपॉन एक्स के जगह पे भी और डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पे भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वन प्लस टू भी अपॉन वन माइनस भी, ठीक है। यहाँ इसको इस तरह से आप सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप लोग पाएंगे कि इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके यहाँ से फिर इसका सॉल्यूशन देखिए, इधर देखिए भी डी भी के साथ सारा भी का टर्म्स आ गया है, यानी कि फंक्शन ऑफ भी आ गया, और एक्स के साथ एक्स का फंक्शन वन अपॉन एक्स है। अब इसको बस सॉल्व करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, चूंकि ये हमारा ओडीई का बेसिक लेक्चर है, तो इसमें मैंने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी से जो टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करूं। इस वाले लेक्चर के बाद अगले वाले लेक्चर में हम लोग अपने सिलेबस बीपीएससी के सिलेबस पे आएंगे। हालांकि इसमें भी बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो बीपीएससी के सिलेबस में है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है ये सब। इसके बाद जो हम लोग क्लास लेंगे अगला लेक्चर, उसमें हम लोग इन डिटेल और अलग अलग तरह के हर मेथड में, ऐसा भी तो मैं सारे मेथड्स का बस ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, अगले वाले लेक्चर में हम लोग इन डिटेल हर मेथड का देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें जो तरह तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे। चलिए फिलहाल ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप of the tangent at any given point xy
ऑन इट इज ये, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि टेंजेंट का स्लोप ये है, तो उसका जो कर्व है ये आएगा, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि जो स्लोप है डी स्लोप यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब ये देख लीजिए, ये होमोजेनस इक्वेशन है। कैसे? अगर इसको x की जगह पे लेमडा एक्स और y की जगह पे लेमडा वाई रखेंगे आप, तो यही वाला एफ ऑफ एक्स वाई ही फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि होमोजीनस इक्वेशन वाले मेथड में हम लोग कोशिश करते हैं कि फंक्शन को y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा जाए। ऊपर में हम लोग देख सकते हैं कि x के पावर 2 है, y के पावर भी 2 है, यानी कि ऊपर वाला का अगर केवल देखें तो ऑर्डर 2 है, ठीक है, डिग्री। तो एक्स स्क्वायर से ऊपर में हर टर्म में, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और नीचे में भी एक्स स्क्वायर से, तो इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे में जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया है, तो सीधे वाई अपॉन एक्स को भी लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरह से आ जाएगा। वाई अपॉन एक्स के जगह पे, डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह पे भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स के जगह पे भी, ठीक है। यहाँ से बस अब सेपरेट करना है एक्स वाले फंक्शन को एक साइड और भी वाले फंक्शन को एक साइड। अब ये जो भी है इसको इधर माइनस में लाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से आया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। बस आगे इसको सॉल्व करते जाना है। इधर आप देख सकते हैं कि एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब देख लीजिए ये पूरा भी का फंक्शन है, तो क्या करते हैं कि भी वाले फंक्शन को इस तरफ लेके आ जाते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स को एक साइड, डी एक्स अपॉन एक्स रह गया एक साइड, और डी वी इंटू 2 भी अपन 1 माइनस भी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ बस इंटीग्रेट कर देना है। आपको इंटीग्रेशन आता होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 1 माइनस बी स्क्वायर को टी से सब्सटीट्यूट कर दिया है, बस माइनस 2 भी अपन डी वी हो गया डी टी, इस तरह से ये यहाँ पे आ गया। फिर डी एक्स अपन एक्स इंटीग्रेट हुआ तो एल एन एक्स, माइनस डी टी अपन टी इंटीग्रेट हुआ तो माइनस ऑफ एल एन टी प्लस सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एल एन एक्स उसको फिर रीअरेंज करने पे इस तरह से, फिर से करने पे इस तरह से, ठीक है। अभी क्या हमारे पास आया, एक्स टी इज इक्वल्स टू सी वन। अब टी के जगह पे 1 माइनस वी स्क्वायर जो हम लोगों ने पहले लिया था, तो 1 माइनस वी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं टी के जगह पे। एक्स टी के जगह पे हो गया एक्स इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वन। अब भी के जगह पे क्या लिखेंगे, वाई अपॉन एक्स हम लोग लिए थे कि वाई अपॉन एक्स भी है, वाई अपॉन एक्स लिख देंगे तो कुछ इस तरह से आ गया अभी, और फिर उसको रीअरेंज करके लिख देने पे ये आ गया, यही शो करना था, ठीक है। तो इस तरह ये हो गया। अब ये तीसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ इस तरह से होना चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। यानी कि इस फॉर्म में अगर लिखने पे इस तरह से कुछ आता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स वाला फॉर्म हो, तो इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये है डी वाई अपॉन डी एक्स 1 इंटू वाई साइन एक्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि जैसे यहाँ पे क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई, बराबर के इधर था क्यू एक्स था, तो बराबर के इधर अभी क्या है साइन एक्स, तो क्यू एक्स है अपना अभी यहाँ पे। अब पी एक्स क्या है, यहाँ पे गुना में क्या है एक, पी एक्स है 1, ठीक है। वैसे ही अगर ये वाला अगर देखा जाए ओडीई, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई के पावर एक्स, बराबर में जो रहता है वो तो है क्यू एक्स, अब वाई के गुना में जो है वो है पी एक्स, 1 अपॉन एक्स है पी एक्स, ठीक है। वैसे ही इस वाले ओडीई में पी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, क्योंकि वाई के गुना में जो रहता है वही रहता है पी एक्स, बराबर के इस साइड जो है वो है क्यू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जान गए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर कोई फॉर्म दिया हुआ है तो वहां से पी एक्स क्यू एक्स क्या होगा ये हम लोग जान गए। अगर आप पी एक्स और क्यू एक्स का पता कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम आसान है।
ठीक है। अगर आप px का पता कर लिए तो आप ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ई के पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स है। अब पी है एक्स का फंक्शन, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, अब ई के पावर में लिख लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे वैसे। और फिर ये फाइनल स्टेप है कि फिर इसको इस तरह से लिखेंगे वाई इंटू, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, वाई इंटू जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है डी एक्स। फिर इसको एक बार केवल राइट साइड वाले को अब यहाँ पे केवल इंटीग्रेट करना है, इधर नहीं, ठीक है। सवाल देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। अब देखिए ये आपका दिया हुआ है कोई ओ डी ई। अब पता करना है ये क्या, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो फिर इसको ये मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड लगा सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म है वहाँ पे ये हो जाता है। पी एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, वाई के गुना में क्या है -1, और क्यू एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स है, क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब पी ऑफ एक्स आ गया तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं कुछ इस तरह से, ई के पावर इंटीग्रेट पी क्या है -1 डी एक्स, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फाइनल स्टेप था अपना कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू एक्स कॉस एक्स देख चुके हैं, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस तरफ तो इंटीग्रेट करना नहीं है, जो आना था सो आ गया। अब इस वाले साइड को इंटीग्रेट करना है, तो आप देख लीजिए कैसे इंटीग्रेट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया है। उसका क्या होता है, आई लेट होता है फॉर्मूला, जिसमें कि आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। इसमें दो तरह के फंक्शन है, पहला क्या है एक्सपोनेंशियल, दूसरा क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो इस तरफ से देखते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो सबसे, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक राइट साइड में क्या है, जैसे एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो राइट साइड में एक्सपोनेंशियल वाला है तो वो इंटीग्रेट होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में ऐसे ही करते हैं, अगर नहीं पता है आपको तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ई के पावर माइनस ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, और कॉस एक्स ही रह जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ई के पावर माइनस एक्स जो है उसको इंटीग्रेट करते हैं, इधर जो कॉस एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पूरा को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और स्टेप वाइज यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आ जाता है। फिर यहाँ से फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कुछ और नहीं है बल्कि आई ही है, ठीक है। तो माइनस आई है, उधर ले जाएंगे तो 2i प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये वाला फिर इस तरह से लिख लिए, ठीक है। 2i बराबर हो गया उतना, तो i बराबर हो गया इतना अपॉन 2, ठीक है। अब जो इंटीग्रेट करना था, i का वैल्यू निकालना था, आ गया, सीधे सीधे लिख लेंगे कि y इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एक्स बराबर जो आ गया प्लस में c, ठीक है। इसको रीअरेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये हो गया आपका आंसर। वैसे ही एक और सवाल है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स वाई कॉट एक्स, इस तरह से, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जब जब जनरल सॉल्यूशन आएगा तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा c, अब c का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर π/2 और y बराबर 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये है अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ। p ऑफ x को पहले निकालते हैं कि p ऑफ x क्या होगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e के पावर इंटीग्रेट px dx, p ऑफ x dx, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स, ई के पावर लॉग साइन एक्स से साइन एक्स आ गया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइनल स्टेप अपना रहता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ठीक है। बस इसके बाद तो इंटीग्रेट करना है 2x साइन एक्स, इसको वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट करने पे कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं। ये वाला और ये वाला फिर कट जाएगा, फिर केवल ये रह जाएगा,
तो वही हो गया y sin x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे c का वैल्यू निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है x बराबर π/2 y बराबर 0। तो x बराबर π/2 y बराबर 0 रखने पे c का वैल्यू -π² आ जाता है। तो c का वैल्यू बस जो जनरल सॉल्यूशन था अपना y sin x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस c था। अब c के जगह पे जो भी वैल्यू आ गया अपना डाल देंगे, तो ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस वाले ODE का। अब इसमें dy/dx के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था, इसको देख लीजिए क्या हम लोगों ने देखा था फॉर्म, dy/dx प्लस सम p ऑफ x गुने y इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना। अब देखिए जैसे पहले यहाँ पे dy/dx है, वैसे ही हमारे पास dx/dy प्लस x को y से y को x से रिप्लेस कर देंगे अगर, तो ये वाला इक्वेशन आएगा p ऑफ y x q y। जैसे पहले p ऑफ x था p ऑफ y, q ऑफ x था q ऑफ y, गुने में y था, गुने में अब x हो जाएगा, dy/dx तो dx/dy हो जाएगा। ये इस तरह से भी अगर इक्वेशन मिल जाता है अपने पास, तो इसको भी, ये भी अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी एकदम सिमिलरली उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे कैसे, e के पावर इंटीग्रेट px dx करते थे। अब हम लोग e के पावर px dx के जगह पे e के पावर py, अब हम लोग क्या करेंगे, px dx नहीं py dy करेंगे। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। अब फाइनली हम लोग जो करते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्यू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या, ये e के पावर इंटीग्रेट पी वाई डी वाई, फिर इसको विद रेस्पेक्ट टू डी वाई इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि या तो dy/dx या फिर dx/dy, दोनों फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, देखेंगे किस वाले फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकता है। तो यहाँ पे जब हम लोग dx/dy, dy को यहाँ पे ला देते हैं और y को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से कुछ इक्वेशन आता है अपने पास। इस तरह से उसको रीअरेंज करके इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इधर में कुछ क्यू आई आ गया, dx/dy फॉर्म है। ठीक है, इसलिए पी वाई और क्यू वाई देखेंगे। एक्स के गुना में 1/y है यहाँ पे, इधर y का फंक्शन है 2y। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि अपना p ऑफ y क्या होगा। p ऑफ y क्या हो जाएगा, x के गुना में क्या है -1/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -1/y dy, 1/y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हमारा क्या था, पहले हम लोग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, x इंटू लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q ऑफ y 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy प्लस c। अब इसको बस इंटीग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से अपना जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। आज वाले लेक्चर में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक मेथड्स हैं, बेसिक जो टर्म्स हैं, ऑर्डर, डिग्री वगैरह, ये सब हम लोगों ने देखा। अगले लेक्चर में हम लोग इन डिटेल जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें सिलेबस में और भी कई सारे मेथड्स हैं, उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।